हमें आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सो आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ लिख के लाया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूँ इनकी तरह, बाकी लोगों की तरह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज यहाँ आया तो मेरे जो स्कूल के दिन थे वो मुझे याद आ गए, सारी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म देख रहा हूँ मैं और उस फिल्म में मैं भी हूँ। सो इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मेरा बचपन दोबारा याद दिलाया। दो शब्द आपने कहा था, दो शब्द थोड़े से कम पड़ेंगे, मैं थोड़े ज़्यादा शब्द बोलूँगा क्योंकि बहुत सालों की भड़ास से वो निकालूंगा मैं। सो बच्चों के लिए कुछ संदेश है, उनके लिए भी जो अभी बोर्ड क्लासेस में नहीं आए हैं, 10th 12th में नहीं आए हैं, और उनके लिए भी जो अब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके लिए। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप शिक्षा के महत्व को पहचानें और उस तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ें कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। आप अपने समाज का, अपने माता पिता का, गुरुजनों का, इस देश का स्तर जो है वो गर्व से ऊंचा कर सके। तो कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आप 30 मिनट करें या 1 घंटा करें, बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लें, 5 मिनट का या 10 मिनट का, लेकिन उसको आधे घंटे का ब्रेक ना बनाएं। ऐसा नहीं कि मैं खुद को रिवॉर्ड करने के लिए, खुद को पारितोषिक देने के लिए मैंने 1 घंटा पढ़ा तो मैं आधे घंटे मस्ती करूंगा या मस्ती करूंगी। आप जो 1 घंटे में पढ़े वो भूल जाएंगे, है ना। सो छोटे छोटे ब्रेक दें और पढ़ाई को नियमित रखें। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। जनरेशन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही वो है मोबाइल और सोशल मीडिया। ये हमारे उपयोग के लिए है, हम इनका सीमित उपयोग करें। हमारे ज्ञान वर्धन के लिए अगर कोई चीज़ हमें क्लियर करनी है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो आप उनका उपयोग करें, आप उनके गुलाम न बने। ऐसा नहीं है, आप कभी देखा होगा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप एक रील देखने बैठते हैं, 100 रील देख लेते हैं। होता है ना सर, होता है। सो ये इसलिए होता है क्योंकि हम उसके गुलाम हो गए। हमें उसका गुलाम नहीं होना है, उसको हमारा गुलाम बनाना है। स्वयं पे इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप ये तय करें कि मुझे अगले 5 मिनट या 10 मिनट ही इससे एंटरटेनमेंट करना है। आपको वक्त कब निकल जाता है पता नहीं लगता। ओके, सो मैम ने अभ्यास के बारे में बात की है। अभ्यास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आपको पता है ओलंपिक्स जो होते हैं वो कितने सालों में एक बार होते हैं, बताइए? 4 सालों में एक बार होते हैं ओलंपिक्स, है ना। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं जब नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता था, याद है सबको? अब तो क्या उन एथलीट्स ने खेलना छोड़ दिया है, अभ्यास करना छोड़ दिया है? वो सिर्फ अपनी उस 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 4 साल तक अभ्यास करते हैं अपने खेल का। जो भी खेल वो खेलते हैं उसका 4 साल तक अभ्यास करते हैं सिर्फ उन 15 सेकंड के लिए। तो आप लोगों को अपना जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है जीवन में, एक छोटी सी स्टोरी में, समय अगर अलाउ करें तो मैं स्टोरी साझा करना चाहूंगा। एक कैरेक्टर है कैरली टकास। कैरली का नाम सुना है आपने किसी ने? सोशल मीडिया पर बहुत स्टोरी चलती है ये। कैरली टकास एक हंगरी एक कंट्री है, वहां के बुडापेस्ट में वो जन्मे हैं 1910 में। तो वो वहां की आर्मी में थे और बहुत अच्छे शूटर थे। तो एक आर्मी कैंप के दौरान बहुत अच्छे शूटर थे, तो उनके देश को उनसे उम्मीदें थी कि जब ओलंपिक्स होंगे तो वो उसमें 1936 के ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे। लेकिन 1936 के ओलंपिक में वो मेडल इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वही उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते थे उस टाइम में, तो वो उसका हिस्सा नहीं बन पाया। फिर लोगों ने सोचा कि 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1940 और 1944 में वॉर की वजह से वो ओलंपिक्स हुए ही नहीं, तो वो उन ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब कैरली, हर एक व्यक्ति की उम्र जो है वो समय के साथ धीरे धीरे ढलती जाती है, तो उसमें उनको 8 साल हो गए अभ्यास करते करते, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला।
एक दिन इंसिडेंटली क्या हुआ कि आर्मी का उनका जो कैंप था वहां पर प्रैक्टिस चल रही थी और जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया, उनका वो हाथ उनके शरीर से अलग हो गया। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाने वाला था, उसका वो हाथ चला जाए जो उसका बेस्ट हाथ था, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अगर हम में से कोई ऐसा होगा तो पराजय स्वीकार कर लेगा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेगा। उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को हिम्मत दी, अपना हौसला स्वयं बढ़ाया। सबसे पहले तो आपको अपनी ताकत स्वयं बनना पड़ेगा। उन्होंने अकेले में रहकर किसी को पता नहीं लगने दिया और उन्होंने क्या किया, रोए नहीं कि मेरा बेस्ट हाथ चला गया, मेरा बेस्ट हाथ चला गया। हम शिकायत करते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम हमारे पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हम शायद आने वाली जनरेशन के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप शिकायत करना बंद कीजिए और जो आपके पास है उससे अपना बेस्ट दीजिए। कैरोलिन ने भी यही किया। उसके पास उसका लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड चला गया लेकिन लेफ्ट हैंड था। कैरोलिन ने अपनी पूरी ताकत हिम्मत दोबारा से बटोरी, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की और उसके बाद 1948 में जब ओलंपिक्स हुए तो कैरोलिन भी स्टेडियम में एंटर किए। जब कैरोलिन ने वहां पर एंट्री की तो वहां जो दूसरे एथलीट्स थे उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं, खुद नहीं खेल पाए इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। लेकिन कैरोलिन ने बोला नहीं, मैं यहाँ आपको टक्कर देने आया हूँ, मैं आपका मुकाबला करने आया हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ओलंपिक में कैरोलिन ने गोल्ड मेडल जीता अपने देश के लिए। तो ये जो कहानी है वो आपको ये शिक्षा देती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी है और जो है उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं कि आगे बढ़िए आप, है ना, जहां तक रास्ता दिख रहा है आगे बढ़िए, आगे का रास्ता आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे का रास्ता खुलेगा। तो मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनको। और ये परीक्षा सिर्फ आपकी नहीं, आपके शिक्षकों की भी है, क्योंकि परिणाम अगर उत्कृष्ट नहीं रहता है तो शिक्षकों को भी बुरा लगता है। सो मैं उन टीचर्स को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने साल भर इस दिन के लिए मेहनत की है। आपने मुझे अवसर दिया, यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत।